हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट सोनू साजवान आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हमने कोस्ट सेंटर को एनालाइज एंड डिटेल में समझा है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कोस्ट सेंटर का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। अभी तक जो मेरे अकाउंटेंट भाइयों को और प्रोफेशनल भाइयों को जो भी उनके जो भी उनके मन में था कि कोस्ट सेंटर को कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कोस्ट सेंटर को लेकर कि किस तरीके से हमें यूज करना होता है कोस्ट सेंटर का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कोस्ट सेंटर है क्या एक्चुअल में, है ना। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कोस्ट सेंटर है क्या और हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसका अपनी डेली रूटीन में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, कोस्ट सेंटर अपने आप में ही बता रहा है कि कोस्ट का मतलब होता है लागत और सेंटर का मतलब होता है केंद्र, है ना। कोस्ट सेंटर मतलब लागत का केंद्र। लागत का केंद्र से मतलब ये है कि मान लीजिए सबसे पहले मैं चलो ये तो सही है लागत का केंद्र। लेकिन सबसे पहले मैं चलो आपको ये बता देता हूँ कि कोस्ट सेंटर कहाँ यूज होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर का है, मतलब 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से ऊपर का है, तो वहां पे कोस्ट सेंटर का यूज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन छोटी मोटी जो कंपनियां वहां पे कोस्ट सेंटर का मेजरली यूज कम ही होता है, क्योंकि कोस्ट सेंटर अपने आप में ये कहता है कि मेरे को सिर्फ किसी चीज को बांटने के लिए यूज किया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि कोस्ट सेंटर का मतलब है लागत का केंद्र। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल से कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या मान लीजिए रेंट है ना। तो रेंट जो मेरे को रिसीव्ड हो रहा है, मान लीजिए मेरा एक कॉम्प्लेक्स है या मेरी 5 दुकानें हैं जहां से मेरे को रेंट रिसीव होता है। तो जो वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, जैसे शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2, तो इतनी जगह से मेरे को 1 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। मैं आपको एक तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको टैली में करके बताऊंगा किस तरीके से इसको किया जाता है। तो वहां से मेरे को 1 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, तो जो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है वो मेरे को उस टाइम तक तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इस शॉप से ये वाला पैसा आया है। लेकिन बाद में 2 साल या 3 साल बाद मेरे को पता नहीं रहेगा कि कौन सी शॉप ने मेरे को किस किस लेवल का, मतलब किस अमाउंट, कौन सा अमाउंट दिया था, है ना। तो कोस्ट सेंटर का यहीं पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम शॉप शॉप वाइज हम एक कोस्ट सेंटर बना लेते हैं कि शॉप नंबर 1 2 3 4, तो वहां पे हम डाल देंगे कि यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतना पैसा आया। तो इस तरीके से कोस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। और कोस्ट सेंटर बहुत ही आसान है। मतलब बस ये है कि अपने को समझ के, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हमारे अकाउंटेंट भाई प्रोफेशनल भाई है, हर एक चीज को अगर समझ के काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हर शब्द को 2 बार एनालाइज करिए, 2 3 बार, तब आपको समझ में आएगा कि इसको एक्चुअल में कहना क्या चाहती है ये चीज, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको बताता हूँ किस तरीके से ये किया जाता है। तो मैं सबसे पहले कंपनी का नाम रख लेता हूँ। जैसे कोस्ट सेंटर के नाम से रख लेता आज का, है ना, कंपनी का नाम कोस्ट सेंटर। ठीक है, कोस्ट सेंटर के ऊपर मैंने कंपनी का नाम रख दिया और मैं इसको दिल्ली में लेना चाहता हूँ, है ना। दिल्ली में ये हमारी कंपनी है कोस्ट सेंटर में, एग्जाम्पल के हिसाब से, है ना। बाकी तो कंपनी का नाम होता ही है। और ये मैंने दिल्ली यहाँ ले लिया और यहाँ पे मैंने अपना ये डाल दिया, ये पिन कोड। और दोस्तों बाकी ये सारी चीज़ें सेव हुई, कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये हमारी टैली होगी सेव। अब मैं आ जाता हूँ एक बार यहाँ पे, जीएसटी नंबर डाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 07। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे करना हमें ये, है ना। अगर हमारी जो कंपनी है वो मंथली रिटर्न फाइल करवाती है जीएसटी की या क्वार्टरली, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे मंथली है, इसको मंथली ले लेते हैं। और यहाँ पे अपना यूजर नेम भी डाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है जब जीएसटी ई ई इनवॉइस ई वे बिल वगैरह जो बनाने होते हैं ना, वहाँ पे भी काम आता है। तो मैंने इसको ले लिया और ये आपको डालना है कंट्रोल ई के साथ। मैंने इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ई के साथ सेव। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे आ गया अब, है ना। यहाँ पे आइए वाउचर में, यहाँ पे देखिए हमने नई कंपनी क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे नो वाउचर एंटर, ठीक है, कंट्रोल वी के साथ। मैं दोस्तों सब कुछ ये बताता हूँ, टैली ऑपरेटर नहीं बनना है। मेरे जो नए अकाउंटेंट भाई है, नए प्रोफेशनल भाई है ना, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो एक्चुअली टैली पे तो काम करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि धीरे धीरे करके, मतलब काफी सारी चीजें होती है जो वैसे तो बड़े लेवल पे काम करता है, जैसे ऑडिट करना, ये सारी चीजें होती है, आईटीआर, है ना, बड़े बड़े लेवल पे।
तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, और मैं ऑलमोस्ट सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना? जो हमारे नए हैं और जो हमारे पुराने अकाउंटेंट भाई है जो करते हुए आ रहे हैं काम कंटिन्यू। तो जैसे मैं वाउचर में गया, ये वाउचर में आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं एक बार इसको कोस्ट सेंटर को एनेबल कर लेते हैं, F11 प्रेस करेंगे यहीं से। यहाँ पे F11 प्रेस करते ही यहाँ देखिए ये हमारे पास आता है, ठीक है ना? कोस्ट सेंटर, इसको इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे एनेबल कर लेते हैं। ये एनेबल करने के बाद ये देखिए एनेबल मैंने कर लिया। कंट्रोल ए के साथ मेरे को सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जिसको सेव करा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि एग्जाम्पल के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का, है ना? मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, या चलो मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक बार रेंट का दिखा देता हूँ ना, रेंट भी कैसे करते हैं। पहले रेंट का दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे शॉप है, मैं 5 दुकान का मालिक हूँ, ठीक है? 5 शॉप है मेरी, और वहां से मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने क्रिएट करा, है ना, रेंट। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कैसे क्रिएट करा, ये देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में, कभी भी ऐसे मत करना, ठीक है ना? इस तरीके की अकाउंटिंग सही नहीं होती। जब हम अपने जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम ये जब हम अपनी प्रोफाइल फाइल भेजते हैं, तो सही नहीं लगता ना कि हम के अकाउंटेंट ने कैसे काम कर रखा है। हमें ऐसा करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमें ना तो कोई शब्द बड़े रखने हैं, ना कोई शब्द छोटे रखने हैं। हमें इस तरीके से काम करना था, रेंट, ठीक है? और फिर यहाँ से हम एक और ले लेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ और ले लिया, यहाँ पे रेंट ले लिया। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है कि शुरू का अक्षर बड़ा, शुरू का अक्षर बड़ा, जितनी भी चीजें हम लेते जाएंगे, शुरू के अक्षर बड़े होंगे, अब भी उनके लास्ट वाले अक्षर छोटे होंगे। इस तरीके से हमें सारे काम करने होते हैं। और यहाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों टैली को भी देख सकते हैं आप कि टैली ने कैसे कर रखा है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पहला अक्षर बड़ा, बाकी छोटे, है ना? यहाँ पे बड़ा फिर छोटे, यहाँ देखिए अंडर में भी कैसे कर रखा है। तो हमें टैली से भी सीखने को मिलता है कि किस तरीके से टैली भी अपना काम करती है ना? ये देखिए कैसे लगा रखा उन्होंने, है ना? तो यहाँ पे हमें सीखने की आवश्यकता है। और हम अपना काम जितना बढ़िया करके देंगे, उतना ही हमारे लिए भी ठीक है, हमारा भी टाइम बहुत कंज्यूम कम होगा, और हम नई चीजें सीखेंगे। और अगर हम शुरू से ही नई चीजें मतलब शुरू से हम सही से करते हुए चलेंगे, तो एंड तक हम हमेशा सही करेंगे। अब शुरुआत में ही हम अनडिसिप्लिन वाला काम करेंगे, तो कभी भी हम सही काम नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंट, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नोट एप्लीकेबल। अभी फिलहाल मैं नोट एप्लीकेबल ले रहा हूँ जीएसटी का, तो कंट्रोल ए के साथ मैंने सेव कर लिया फॉर एग्जाम्पल ये। अब मान लीजिए रेंट आ रहा है मेरे पास 5 लाख रुपए, ठीक है? या चलो एक काम करते हैं, हाँ 5 लाख रुपए आ रहा है मेरे पास, है ना? ये आ गया, 5 लाख रुपए रेंट आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने 5 लाख रुपए डाला, यहाँ देखिए कोस्ट सेंटर एलोकेशन, है ना? यहाँ पे देखिए रेंट 5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। अब हमें ये बताना है, यहाँ पे कोस्ट सेंटर का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से कोस्ट सेंटर के बारे में बताना है कि किस शॉप से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, अभी तो ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, देखिए। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए शॉप 1, कंट्रोल ए के साथ सेव। तो यहाँ पे आया मेरा 1 लाख रुपए, ठीक है? यहाँ पे आया शॉप 2, कंट्रोल ए के साथ सेव। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एक शॉप नंबर 2 से आया मेरे पास 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना दोस्तों? शॉप नंबर 3, यहाँ मान लीजिए मेरे पास 1.5 लाख रुपए और आ गया यहाँ से, ठीक है ना? और शॉप नंबर 4 ये आ गया। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे काम करने होते हैं। अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, और ये पैसा आया मेरे पास किसमें, कोटक। या कोटक ले ले या पीएनबी ले लेते, पीएनबी ले लेते हैं ना, पीएनबी बैंक, पीएनबी। दोस्तों अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको सही तरीके से काम करना है। और मेरी वाली वीडियो भी देख लेना दोस्तों, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा। और जो हमारी पहले की वीडियो है, जैसे मैंने आपको ये बताया चेक प्रिंटिंग कैसे किया जाता है ना, बिल वाइज डिटेल को कैसे अवेलेबल किया जाता है, वो सारी चीजें भी मैंने बना रखी है, एकदम आपको प्रॉपर वे में समझाया है। अब मैंने जीएसटी एक्ट भी पढ़ाया है एक में, सिंगल सिंगल लेजर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के ऊपर, है ना? वो भी देख लेना आप लोग, है ना? कंट्रोल ए के साथ सेव कर लिया, मेरे पास ये 5 लाख रुपए आ गए। और ये मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीजें डालनी है। यहाँ पे चेक से आया, किससे आया? तो मेरे पास जो आया है यहाँ पे यूपीआई से आया है ना? क्या कह रहे हैं कि हमारे जो वो ये है
जो हमारी शॉप में दुकान चला रहे हैं उन्होंने हमें यूपीआई से कर दिया, तो यूपीआई आईडी डालनी है हमें, है ना। इंस्ट्रूमेंट नंबर यूपीआई के जो आईडी होती है यहाँ पे भी ये डाल सकते हैं, तो बैंक उसका होता है ना। तो इस तरीके से हमें करना होता है, यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिसीव हुआ, बीइंग अमाउंट रिसीव, यहाँ पे ऑफ रेंट लिख दिए, रेंट लिख दो, रेंट रेंट का पैसा मिला है ना, रेंट का, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे नरेशन भी लिखनी है दोस्तों। हमें अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई ये डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वो आता है नोटिस, तो हमें नरेशन का बहुत यूज आता है, उसमें बहुत यूज होता है ना। तो इस तरीके से हमें सारी चीज करनी होती है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए पीएनएल में, पीएनएल में कोई कहीं कोई चीज आ रही है, यहाँ पे देखिए रेंट आ गया हमारा, शॉप बनाए तो जो हमने, कहीं कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही ना। यहाँ देखिए बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट, यहाँ देखिए 5 लाख रुपए आ गया, ठीक है, ये पीएनएल का आ रहा है प्रॉफिट, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या, इस तरीके से हमें काम करना होता है दोस्तों। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूंगा, जब हम आएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले में आएंगे, और ये आ गया, हम ये स्टेटमेंट में यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे समरी देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए शॉप नंबर, ये रेंट का, ये रेंट के बारे में बता रहा है कि शॉप नंबर 1 से 5 लाख रुपए आ रखे हैं, है ना। यहाँ ब्रेकअप देखिए, ये सारे, यहाँ पे देखिए ये रेंट का हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है। यहाँ पे आगे हम जब यहाँ पे ये करेंगे तो रेंट का हमें सारी चीजें दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं दोस्तों एक और चीज आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, यहाँ पे आइए। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पेड करा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने क्या करा, पेड करा, ठीक है। अब किस किस डिपार्टमेंट मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस किस डिपार्टमेंट का हो सकता है, इस तरीके से हमें भी एनालाइज करना होता है। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई जीएसटी एप्लीकेबल होता नहीं है, कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 1,20,000 रुपए या 1,50,000 रुपए मैंने पे करे, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे शॉप तो आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को, जैसे मेरा फाइनेंस ये अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट का कितना आ गया, 20,000 रुपए अकाउंट डिपार्टमेंट का आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया सेल्स डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट का हमारा आ गया कितना, 30,000 रुपए। सेल डिपार्टमेंट में ज्यादा काम होता है, तो मैं एक बार इसको, ठीक है, 50,000 रुपये आ गया। फिर मान लीजिए मेरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी सही काम होता है, ये देखिए। और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एचआर, है ना, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में 20,000 रुपए। दोस्तों इस तरीके से ही हमें कॉस्ट सेंटर का यूज करना होता है। कॉस्ट सेंटर का यूज हमें डिपार्टमेंट वाइज बताना पड़ता है। इसका इफेक्ट ना तो पीएनएल में जाता है, ना बैलेंस शीट में जाता है। इसका इफेक्ट हमें ये बताता है कॉस्ट सेंटर में जाके, जब हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके वहां पे कॉस्ट सेंटर को जाके देखते हैं, तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमने इसका कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमने कितने खर्चे किए हैं। हमारे खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। अगर मैं एक एंट्री पास करूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है। तो ये जैसे मान लीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ का टर्नओवर होता है, जिनका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है, वहां पे डिपार्टमेंट बटे होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट अलग होते हैं ये सब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कितना कितना खर्चा हो रहा है, तो हमें ये क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और एक कंपनी ये सोचती है कि हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है ना। तो उस चीज को एनेबल किया जाता है कॉस्ट सेंटर को। अब ये नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक चीज और, है ना। यहाँ पे कोटक में डाल दिया, सॉरी पीएनबी में डाल दिया, ये देखिए दोस्तों। और ये मैंने कर दिया, ये मैं किस तरह, चेक से ही दूंगा, चेक से दूंगा ना इसको। यहाँ पे ये मैंने आपको बता रखा है कि चेक कैसे करना है ना, ये सारी चीजें होती है हमारी, है ना। यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल बीइंग, बीइंग चेक पेड
फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। और यहाँ पे मंथ भी लिख देना कौन सा मंथ का है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार डिस्प्ले स्टेटमेंट। और यहाँ पे कोस्ट सेंटर में आ गए, यहाँ देखिए दोस्तों ब्रेकअप, यहाँ पे आती है, ये देखिए, है ना दोस्तों, ये देखिए ये किस चीज का है, ये अकाउंट ये उसका है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है, और ये किस चीज का है, शॉप का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आइए लेजर में, इलेक्ट्रिसिटी का देखना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, और यहाँ पे ये देखना है रेंट का, तो रेंट का दिखा दिया हमारा, है ना। तो इस तरीके से हमें ब्रेकअप भी दिखाता है कि किस साइड का कौन कौन सा खर्चा है, ये डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इस तरीके से हमें काम करने होते हैं दोस्तों। हम अपने काम को जितना आसान और जितना एक्यूरेट वे में काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखेंगे, और आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैंने कितना बढ़िया काम करा, है ना। तो इस तरीके से काम होता है। अब चलिए मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ सैलरी का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, कि अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि जो हमारे अकाउंटेंट भाई हैं, प्रोफेशनल भाई है, मे भी वो पता नहीं कैसे कर देते हैं ये गलतियां। मेरे को नहीं लगता वो गलतियां मतलब हो ही जाती होगी या समझ में नहीं आता। चलो मैंने वीडियो बना दिया तो काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं एक बार वो देख लेना कि किस टाइप की चीजें होती है ना। तो यहाँ पे मैंने सैलरी डाला, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, ये डाला मैंने डायरेक्ट एंड से। अब मान लीजिए मैंने देनी है 1,20,000 रुपये सैलरी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में, वो सैलरी को कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो क्या करेंगे, कंट्रोल सी के साथ, यहाँ पे जैसे रमेश, कंट्रोल ए के साथ सेव, है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने पूरा अमाउंट ले लिया, यहाँ डाल दी 20,000 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे रमेश के बाद मोहित, मोहित को ले लेंगे यहाँ पे 20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेंगे अमित, अमित को ले लेंगे यहाँ पे कितना, मान लीजिए उसमें तो 40,000 रुपये, और यहाँ ले लेंगे रवि। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो हमारे इस तरीके से अगर कोई अकाउंटेंट भाई या कोई प्रोफेशनल भाई इस टाइप के अगर कोच सेंटर में चीजें कर रहा है, तो ये गलत वे है, सबसे गलत वे है ये टाइप करने से। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आइए डिस्प्ले अकाउंट्स, पोस्ट अकाउंटिंग में जाएंगे, और जब ब्रेकअप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको सैलरी में, सैलरी एक्सपेंस में ये देखिए नाम आ रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? सैलरी में आपने एडवांस भी दिया होगा, है ना, सैलरी में आपने एडवांस दे रखा होगा, आउटस्टैंडिंग होगा कुछ अमाउंट, या कुछ प्रीपेड होगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप मुझे ये बता दीजिए, अमित का अगर मैंने एडवांस दे रखा तो किस तरीके से पता चलेगा? आप बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता इस तरीके की हरकत को, है ना, जिस तरीके से ये चीजें हो रखी है। दोस्तों मेरे को देखो साफ साफ कहना आता है और क्लियर बात करनी आती है ना। मैं कोई भी बात ऐसा नहीं करता कि मैं ऐसी हवा में कुछ भी किसी की भी तारीफ कर दूं। अगर इस टाइप के अगर कोई अकाउंटेंट भाई या प्रोफेशनल भाई कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है दोस्तों, है ना, प्लीज। और मैं आपको बता दूं, ये एकदम गलत वे है, पोस्ट सेंटर को गलत तरीके से मत यूज करिए। पोस्ट सेंटर का मतलब है किसी चीज को बांटना, डिपार्टमेंट वाइज, लागत केंद्र, केंद्र का मतलब होता है एक कंपनी में किस तरीके से डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो सैलरी का कहाँ से इफेक्ट आ गया यहाँ पे, ये देखिए, है ना, सैलरी का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से चीजें मत करिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब मैं एक और सेल का बना लेता हूँ, यहाँ पे सैलरी का डाला, सॉरी, सैलरी सैलरी डाली मैंने यहाँ पे, मान लीजिए 1,20,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने जो डिपार्टमेंट बांट रखे थे मैं उसी के हिसाब से बना लेता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे स्पेस प्रेस करा, स्पेस प्रेस करने के बाद जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी थी, अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने सैलरी दी 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद स्पेस प्रेस करा, एचआर डिपार्टमेंट में मैंने सैलरी दी कितनी, मान लीजिए 35,000 रुपये, ठीक है। फिर स्पेस प्रेस करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने सैलरी दी कितनी, 30,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने प्रेस करा, और उसके बाद सेल डिपार्टमेंट मैंने कितनी दी सैलरी, 30,000 रुपये। इस तरीके से हमें काम करना होता है। ये एक्यूरेट वे है जो आज तक जितने भी हमारे अकाउंटेंट भाई या प्रोफेशनल भाई काम कर रहे हैं, कोस्ट सेंटर को इस तरीके से यूज करने की, अमित सैलरी, उस ये वाली सैलरी, कौन सी सैलरी, इस तरीके से काम नहीं किया जाता। डिपार्टमेंट में हमने अकाउंट डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी पे करी है, सैलरी एचआर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी दी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या सैलरी दी है, ये इस चीज के लिए काम आता है कोस्ट सेंटर।
अब आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपने क्या दिया यहाँ पे, यूपीआई से करा है, किससे करा है, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर लेना यहाँ पे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेता हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, डिस्प्ले, यहाँ आइए, कोस्ट सेंटर में आइए। अब ब्रेकअप देखिए यहाँ पे, लेजर ब्रेकअप। अब यहाँ पे आइए सैलरी का। अब मुझे बताइए, ये मैंने कर रखा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है ना दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये पहले वाले अकाउंटेंट ने करी थी इस टाइप की हरकतें। ठीक है, ये कहीं से भी कोई पता ही नहीं चल रहा। डिपा जो सैलरी होती है, सैलरी में हम एडवांस भी देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैलरी में एडवांस भी देते हैं। और सैलरी में हम क्या करते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारी मैनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होती है सैलरी के टाइम पे, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, लोन भी देते हैं, लोन का भी कैसे करना है, तो ऐसा पता नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप की हरकतें हो रही है तो फिर वो थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये देखिए इस टाइप से होती है हमारी चीजें। तो पोस्ट सेंटर का अब मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सारे मैंने लेजर क्रिएट करे ना, पीएनएल में कोई इफेक्ट आया, ये देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ आया, कहीं इफेक्ट। सोप बनाए थे मैंने, यहाँ देखिए कुछ आया, कहीं पर इफेक्ट। बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट पे बैलेंस आया ये रहा, और ये देखिए कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं है। बस सिर्फ यहाँ पे आना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट में जाना है और यहाँ पे आइए। सिर्फ इसका यूज हम इसलिए करते हैं कोस्ट सेंटर का, कि हमें पता करना होता है कि हमने कितना एक्सपेंस करा है डिपार्टमेंट पर, है ना। पूरा मतलब जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने कितना पैसा दिया है, तो ये सब उस चीज के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका यूज और कुछ नहीं है, बस यही यूज है इसका, कोस्ट सेंटर का। आई होप दिस वीडियो हेल्प टू ऑल। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी दोस्तों। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी बताई हुई चीज आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए। कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं कन्वर्जेशन बहुत अच्छा समझता हूँ कि किसी लोगों से जुड़ूं, है ना। मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हर एक वीडियो को डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ, प्रॉपर वे में, है ना, और आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, और मेरे को खुशी होगी कि अगर आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर कमेंट नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है प्रॉपर वे से। तो लास्ट में दोस्तों, आई होप दिस वीडियो हेल्प टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।